नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, कंकाल। हम तीन बाल्य साथी जिस कमरे में सोते थे, उसके बगल वाले कमरे की दीवार पर एक पुराना नर कंकाल लटका हुआ था। रात को हवा में उसकी हड्डियां खट खट शब्द करती हिलती रहती। दिन के समय हम लोगों को उन हड्डियों को हिलाना डुलाना पड़ता। तब हम पंडित महाशय से मेघनाद वध और कैम्बल स्कूल के छात्र से अस्थि विद्या पढ़ते थे। हमारे अभिभावकों की इच्छा थी कि हम लोगों को एक बारगी ही सर्व विद्याओं में पारदर्शी बना देंगे। उनका उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ हम लोगों को जो जानते हैं उनके समक्ष प्रकट करना बेकार है, और जो नहीं जानते उनसे छिपाना ही बेहतर है। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। इस बीच उस कमरे से कंकाल और हमारे मस्तिष्क से अस्थि विद्या कहाँ स्थानांतरित हो गई, खोज करने पर भी पता नहीं पड़ा। कुछ दिन हुए, एक दिन रात में किसी कारणवश अन्यत्र स्थानाभाव होने पर मुझे उसी कमरे में सोना पड़ा। अनभ्यासवश नींद नहीं आ रही थी। इस करवट उस करवट करते करते गिरजाघर की घड़ी ने बड़े बड़े घंटों में लगभग सारे घंटे बजा दिए। इतने में कमरे के कोने में जो तेल का सेज जल रहा था, वह करीब 5 मिनट तक भभकता हुआ एक बारगी बुझ गया। इसके पहले ही हमारे घर में 2-1 दुर्घटनाएं घट चुकी थीं, इसीलिए इस प्रकाश के बुझने से सहज ही मृत्यु की बात मन में उदित हुई। मन में आया, यह जो रात के दूसरे प्रहर में एक दीप शिखा चिर अंधकार में विलीन हो गई, प्रकृति के लिए यह भी जैसी, और मनुष्य की छोटी छोटी प्राण शाखाएं कभी दिन कभी रात में सहसा बुझकर विस्मृत हो जाती हैं, वे भी वैसी ही हैं। क्रमशः उस कंकाल की याद आई। उसकी जीवितावस्था के विषय में कल्पना करते करते सहसा ऐसा लगा कि एक चेतन पदार्थ अंधकार में कमरे की दीवार टटोलते हुए मेरी मसहरी के चारों ओर चक्कर काटता फिर रहा है। उसके सघन निश्वास का शब्द सुनाई पड़ रहा है। वह जैसे कुछ खोज रहा है पर पा नहीं रहा है, और बड़ी तेजी से सारे कमरे की परिक्रमा कर रहा है। निश्चित समझ पाया कि मेरे निद्राहीन उष्ण मस्तिष्क की यह सारी कल्पना है, और मेरे ही मस्तिष्क में जो रक्त साए साए करके दौड़ रहा है वही तेज कदमों की आहट के समान सुनाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेरे सारे शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। इस अकारण भय को जबरदस्ती दूर करने के लिए मैं बोल उठा, कौन? पदध्वनि मेरी मसहरी के पास आकर रुक गई और एक उत्तर सुनाई पड़ा, मैं। मेरा वह कंकाल कहाँ गया? उसी को खोजने आया हूं। मैंने सोचा, अपनी काल्पनिक सृष्टि से भयभीत होना ठीक नहीं। पांव रखने की मसनद को बलपूर्वक कसकर पकड़े हुए चिर परिचित के समान अत्यंत सहज स्वर में मैं बोल उठा, आधी रात में यह अच्छा काम ढूंढ निकाला है, तो उस कंकाल की इस समय तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? अंधकार में मसहरी के अत्यंत निकट से उत्तर मिला, कहते क्या हो? मेरी छाती की हड्डी तो उसमें थी। मेरा 26 वर्ष का यौवन तो उसी के चारों ओर विकसित हुआ था। एक बार देखने की इच्छा नहीं होगी? मैंने फौरन कहा, हाँ बात तो ठीक है, तो तुम जाकर खोजो, मैं थोड़ा सोने की कोशिश करता हूं। उसने पूछा, तुम अकेले हो? फिर तो मैं भी थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठूं, थोड़ी गपशप हो जाए। 35 साल पहले मैं भी मनुष्य के पास बैठकर मनुष्य के साथ गपशप करता था। इन 35 वर्षों में मैं केवल स्मशान की हवा में हू हू शब्द करता घूमता फिरा हूं। आज तुम्हारे पास बैठकर फिर एक बार मनुष्य के साथ गपशप करूं। ऐसा लगा मेरी मसहरी के पास आकर कोई बैठा है। निरुपाय हो मैं कुछ अधिक उत्साह से बोला, यही भला है, जिससे कि खूब मन प्रफुल्लित हो ऐसी कोई कहानी सुनाओ। उसने कहा, सबसे अधिक मजेदार कहानी यदि सुनना हो तो मैं अपने जीवन की कहानी सुनाऊं। गिरजे की घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब मैं जीवित थी और छोटी थी, तब एक व्यक्ति से यमराज के समान डरती थी। वह थे मेरे पति। मछली को बंसी में पकड़ने पर जैसा लगता होगा,
मुझे भी वैसा ही लगता था। अर्थात कोई एक बिल्कुल अपरिचित जीव जैसे बंसी में फंसकर मुझे मेरे स्निग्ध गंभीर जीवन जलाशय से झटका देकर खींचे लिए जा रहा है। कैसे भी उसके हाथ से मुक्ति नहीं। विवाह के 2 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे नाते रिश्तेदार मेरी ओर से बहुत रोए धोए। मेरे ससुर ने बहुत से लक्षणों को मिलाकर देखा और सास से कहा, शास्त्र में जिसे विष कन्या कहते हैं, यह लड़की वही है। यह बात मुझे स्पष्ट याद है। सुन रहे हो? कैसा लग रहा है? आगे सुनो। मैं प्रसन्नता से मायके लौट आई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मुझे छिपाने की कोशिश करते रहे, पर मैं अच्छी तरह जानती थी मेरी जैसी सुंदरी दुर्लभ है। तुम्हें क्या लगता है? शायद ऐसा ही हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। देखा नहीं? क्यों? मेरा यह कंकाल? मजाक कर रही थी। तुम्हारे पास मैं कैसे प्रमाणित करूं कि उन 2 खाली आंखों की कटोरों में बड़ी बड़ी 2 काली नुकीले आंखें थीं और वे लाल अधर जिन पर मंद मुस्कान खेलती रहती थी, इस समय के अनावृत दंतसार विकट हास्य के साथ उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और उन रूखी सूखी अस्थि खंडों के ऊपर इतना लालित्य, इतना लावण्य, यौवन की इतनी कठिन कोमल सुडौल परिपूर्णा प्रतिदिन प्रस्फुटित होती थी कि तुमसे बताते हुए भी हंसी आती है और क्रोध भी आता है। तब मेरे उस शरीर से अस्थि विद्या सीखी जा सकती है, यह उस समय के बड़े बड़े डॉक्टर भी विश्वास नहीं करते। मुझे पता है, एक डॉक्टर ने अपने किसी विशेष मित्र से मेरे लिए कनक चंपा कहा था। कनक चंपा का मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि दुनिया के सभी मनुष्य के अस्थि विद्या और शरीर तत्व के दृष्टांत क्षेत्र थे। केवल मैं ही सौंदर्य रूपी पुष्प के समान थी। कनक चंपा में क्या किसी कंकाल का वास हो सकता है? मैं जब चलती थी तब स्वयं समझ पाती थी कि हीरे का टुकड़ा हिलाने से उसके चारों ओर जैसे प्रकाश जगमगाता है, वैसे ही मेरी देह की प्रत्येक गति से सौंदर्य भंगिमा स्वाभाविक विभिन्न हिलोलों में चारों ओर फूट पड़ती थी। अक्सर मैं देर तक अपने दोनों हाथों को देखती रहती। दुनिया के सारे उद्दत पौरुष के मुंह में लगाम कसकर मधुर भाव से बस में कर सके, ऐसे थे वह दोनों हाथ। सुभद्रा अर्जुन को लेकर जिस गर्वित भंगिमा से अपने विजय रथ को विस्मृत तीनों लोगों के बीच में से हाँक कर ले गई थी, शायद उनकी भी ऐसी 2 सुडौल बाहुएं आरक्त करतल और लावण्य शिखा के समान अंगुलियां रही होंगी। किंतु मेरे उस निर्लज्ज, निरावरण, निराभय चिरवृद्ध कंकाल ने मेरे नाम से तुम्हारे पास मिथ्या गवाही दी है। उस समय मैं निरुपाय, निरुत्तर थी। इसी कारण दुनिया में सबसे अधिक क्रोध तुम पर ही आता है। इच्छा होती है मेरे उस 16 वर्षीय जीवंत यौवन ताप से उत्तप्त आरक्तिम रूप को एक बार तुम्हारी आंखों के आगे खड़ा कर दूं, दीर्घ काल के लिए तुम्हारी दोनों आंखों की नींदें उड़ा दूं, तुम्हारी अस्थि विद्या को अस्थिर बनाकर तुम्हें देश निकाला दे दूं। मैंने कहा, यदि तुम्हारी देह होती तो उस देह को छूकर मैं शपथ लेकर कहता कि उस विद्या का रंच मात्र भी मेरे मस्तिष्क में नहीं है और तुम्हारा वह भुवन मोहन पूर्ण यौवन रूप रजनी के अंधकार पट पर ज्वलायमान होकर प्रकटित है। और अधिक कहना ठीक नहीं होगा। मेरी कोई सखी नहीं थी। भैया ने विवाह न करने की कसम खा रखी थी। अंतःपुर में मैं अकेली थी। बगीचे के पेड़ के नीचे अकेले बैठकर सोचती कि सारा विश्व मेरे से ही प्रेम कर रहा है, सारे तारे मेरा ही निरीक्षण कर रहे हैं। हवा बहाने से बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ती मेरे बगल से निकली जा रही है और जिस तृणासन पर मैं दोनों पैरों को फैलाकर बैठी हूं, उसमें यदि चेतना होती तो वह फिर से एक बार अचेतन हो जाता। दुनिया के सारे युवा पुरुष उस तृणपुंज रूप में दलबद्ध हो चुपचाप मेरे सामने चक्रवर्ती हो खड़े हैं। इस प्रकार मैं कल्पना करती, अकारण हृदय में जाने कितनी वेदना का अनुभव होता। भैया के मित्र शशि शेखर जब मेडिकल कॉलेज से पास होकर निकले तो वही हमारे घर के डॉक्टर बने
मैंने पहले भी बहुत बार छिप छिप कर उन्हें देखा था। भैया भी बड़े विचित्र आदमी थे। दुनिया को जैसे अच्छी तरह आंखें खोलकर देखते ही नहीं थे। संसार उनके लिए पूरी तरह खाली नहीं, इसलिए सरकते सरकते एक बारगी एक छोर पर जाकर उन्होंने आश्रय लिया था। उनके मित्रों में केवल एक ही थे, शशि शेखर। इसलिए बाहरी युवकों में हमेशा इन्हीं शशि शेखर को देखती, और जब संध्या समय पुष्प वृक्ष के तले रानी का आसन ग्रहण करती, तब दुनिया की सारी पुरुष जाति शशि शेखर का मूर्ति धारण कर मेरे चरणागत होती। सुन रहे हो? मन में कैसा लग रहा है? मैंने निश्वास लेते हुए कहा। लग रहा है शशि शेखर के रूप में ही जन्म लेता तो अच्छा होता। पहले पूरी कहानी सुनो। एक बार जब बदली के दिन थे, मुझे ज्वर आया। डॉक्टर देखने आए। वही मेरा प्रथम साक्षात्कार था। मैं खिड़की की ओर मुंह किए थी। संध्या की लाल आभा पड़ने से बीमार चेहरे की विवरणता दूर हो गई थी। जब डॉक्टर ने कमरे में घुसते ही मेरे मुंह की ओर एक बार देखा, तब मैंने मन ही मन डॉक्टर की कल्पना में अपने मुख की ओर ताका। उस संध्या लोक में कुसुम कोमल मुख पर असंयमित छोटी लटें ललाट पर आ गिरी थीं, और लज्जा से झुके बड़े बड़े नयन पल्लव कपोलों पर छाया विस्तार कर रहे थे। डॉक्टर ने मृदु विनीत स्वर में भैया से कहा, एक बार तो हाथ देखना ही होगा। मैंने देहावरण से क्लांत सुडौल हाथ को बाहर निकाल दिया। एक बार अपने हाथ की ओर ताक कर देखा। यदि नीले रंग की कांच की चूड़ियां पहन पाती तो ये हाथ और भी सुंदर दिखते। रोगी के हाथ को लेकर नाड़ी देखने में डॉक्टर की ऐसी हिचकिचाहट इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। अत्यंत असंलग्न भाव से कांपती अंगुलियों से नाड़ी देखी। उन्होंने मेरे ज्वर के उत्ताप को जाना। मैंने भी उनके अंदर की नाड़ी कैसी चल रही है इसका कुछ आभास पाया। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है? मैंने कहा, अविश्वास का तो कोई कारण नहीं। मनुष्य की नाड़ी प्रत्येक अवस्था में समान रूप से नहीं चलती। कालक्रम से और भी 2-4 बार रोग में और आरोग्य होने के बाद देखा। मेरी उस संध्याकालीन मानस सभा में विश्व की करोड़ों पुरुष संख्या अत्यंत ह्रास पाती और अंत में एक पर आ ठहरी। मेरी दुनिया प्रायः जनशून्य हो गई। जगत में केवल एक डॉक्टर और एक रोगी ही बचे रहे। संध्या समय में छिपकर एक वासंती रंग की साड़ी पहनती, अच्छी तरह जूड़ा बांधकर बालों में बेला की एक माला लपेटती, एक आईना हाथ में लेकर बगीचे में जा बैठती। क्यों? क्या अपने को देखकर कैसे भी परितृप्ति नहीं होती? वास्तव में नहीं होती, क्योंकि मैं तो स्वयं अपने आप को देखती ही नहीं। मैं तो डॉक्टर की आंखों से अपने आप को देखती, मुग्ध होती, प्यार करती तथा दुलारती। फिर प्राणों के भीतर एक दीर्घ निश्वास संध्या हवा के समान हाहाकार कर उठता। तब फिर से मैं अकेली नहीं रहती। जब चलती तब आंखें नीचे करके देखती मेरे पैरों की अंगुलियां पृथ्वी पर किस प्रकार पड़ती हैं, और सोचती कि यह पदक्षेप हमारे नए परीक्षोत्तीर्ण डॉक्टर को कैसा लगता होगा। मध्याह्न में खिड़की के बाहर कड़ी धूप, कहीं कोई आवाज नहीं। बीच बीच में एक चील बहुत दूर तक आकाश में शब्द करती उड़ती जाती, और हमारे बगीचे के प्राचीर के बाहर खिलौने वाले सुर में खिलौने ले लो की आवाज लगाता। तो मुझे ऐसा लगता, न जाने कौन इसके आरक्त करतल पर चुंबन जड़ते हुए फिर धीरे धीरे लौटा चला जा रहा है। सोचो, यदि कहानी का अंत यही होता तो कैसा होता? मैंने कहा, बुरा नहीं है, पर कुछ अधूरा अवश्य लगता है। पर उतने को अपने मन से पूरा करते हुए बाकी रात अच्छे से कट जाएगी। किंतु इससे तो कहानी बड़ी गंभीर हो जाती। इसका व्यंग कहाँ रहता? इसके भीतर का कंकाल अपनी समस्त दंत पंक्ति फैलाए कहाँ दिखता? उसके बाद सुनो। तनिक प्रसिद्धि पाते ही हमारे मकान की निचली मंजिल पर डॉक्टर ने अपना दवाखाना खोला। तब मैं उनसे बीच बीच में दवा की बात, विष की बात, मनुष्य की सहज मृत्यु कैसे होती है, यह सारी बातें पूछती रहती। डॉक्टरी बातों से डॉक्टर का मुंह खुल जाता।
सुनते सुनते मृत्यु जैसे परिचित घर के लोगों के समान हो गई। प्रेम और मृत्यु, मैंने केवल इन्हीं दोनों को सारी दुनिया में देखा। मेरी कहानी अब खत्म होने को है, अब अधिक बाकी नहीं। मैंने मृदु स्वर में कहा, रात भी लगभग बीती चली है। इधर कुछ दिनों से पाती डॉक्टर बाबू बड़े अन्यमनस्क से मेरे सामने जैसे बड़े भारी लज्जित दिखाई देते। एक दिन देखा, वे कुछ अधिक सज धज कर भैया से उनकी बग्घी घोड़ी मांग कर ले गए कि रात को कहीं जाएंगे। मेरे से रहा नहीं गया। भैया के पास जाकर इधर उधर की अनेक बातों के बाद मैंने उनसे पूछा, अच्छा भैया, डॉक्टर बाबू बग्घी लेकर कहाँ जा रहे हैं? संक्षेप में भैया ने कहा, मरने। मैंने कहा, नहीं, सच सच बताओ ना। उन्होंने पहले से कुछ खोल कर कहा, विवाह करने। मैंने कहा, सचमुच? और यह कहकर मैं खूब हंसने लगी। धीरे धीरे सुनने में आया कि इस विवाह में डॉक्टर को 12,000 रुपये मिलेंगे। किंतु मेरे से यह बात छिपा कर रख मुझे अपमानित करने का क्या अर्थ था? क्या मैं उनके पैर पकड़कर कहने गई थी कि उनके ऐसा करने पर मैं छाती कूटकर मर जाऊंगी? पुरुषों पर विश्वास करने का उपाय नहीं। दुनिया में मैंने केवल एक ही पुरुष देखा और एक ही क्षण में सारा ज्ञान हासिल कर लिया। डॉक्टर साहब, क्या आज आपका विवाह है? मेरी प्रसन्नता देख डॉक्टर केवल लज्जित हुए हो ऐसी बात नहीं, वो बड़े उदास भी हो गए। मैंने पूछा, क्या बात है, न गाना न बजाना? सुनकर कुछ लंबी गहरी सांस भरते हुए वे बोले, विवाह जैसी वस्तु क्या इतनी आनंद की बात है? सुनकर मैं हंसते हुए बेहाल हो गई। ऐसी बातें तो कभी सुनी ही नहीं। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, गाना बजना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। मैंने भैया को इतना परेशान किया कि भैया उसी समय पूरी तरह से उत्सव के आयोजन में लग गए। मैं तो बस यही बातें करने लगी, बहू के घर आने पर क्या होगा, क्या करूंगी। फिर पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब, क्या तब भी आप रोगियों की नाड़ियां टटोलते फिरोगे? यद्यपि मनुष्य का विशेष तौर पर पुरुषों का मन दृष्टिगोचर नहीं, फिर भी मैं शपथपूर्वक कह सकती हूँ कि ये बातें डॉक्टर के हृदय पर सेल के समान बिंध रही थी। आधी रात के बाद लग्न था। संध्या समय डॉक्टर छत पर बैठकर भैया के साथ एक दो शराब का पैग पी रहे थे। दोनों की यह एक आदत थी। धीरे धीरे आकाश में चांद निकला। मैंने हंसते हंसते जाकर कहा, डॉक्टर साहब क्या भूल गए, यात्रा का समय हो गया है। यहाँ एक मामूली सी बात बताना जरूरी है। इसी बीच छिपकर दवाखाने में जाकर थोड़ा सा चूर्ण संग्रह ले आई थी और मैंने उस चूर्ण का कुछ अंश सुविधानुसार अलक्षित रूप से डॉक्टर के ग्लास में मिला दिया था। किस चूर्ण को खाने पर आदमी मरता है, यह डॉक्टर से मैंने पहले ही जान लिया था। डॉक्टर एक सांस में गिलास खाली कर कुछ आर्द्र गदगद कंठ से मेरे मुख की ओर मर्मांतक दृष्टिपात करके बोले, तो चलता हूं। वंशी बजने लगी। मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी, जितने गहने संदूक में थे सब निकाल कर पहना, मांग में चौड़ा करके सिंदूर भरा, उसी मौलश्री तले अपना बिस्तर बिछाया। बड़ी सुंदर रात थी। उज्जवल चांदनी छटक रही थी। सुप्त जगत की थकान हरती दक्षिणी वायु बह रही थी। जूही और मोगरे की सुगंधि से सारा बगीचा महक रहा था। वंशी ध्वनि जब दूर चली गई और ज्योत्सना अंधकार में परिणीत हो गई, ये तरुण पल्लव और आकाश तथा आजन्म काल से घर के द्वार को लिए पृथ्वी जब मेरे चारों ओर माया के समान विलीन होने लगी, तब मैं आंखें बंद करके हंसी। इच्छा थी कि जब लोग आकर मुझे देखेंगे तब यह हंसी गुलाबी नशे के समान मेरे होठों पर छाई रहे। इच्छा थी कि जब मैं अनंत रात्रि के सुहाग कक्ष में धीरे धीरे प्रवेश करूंगी तब यह हंसी भर यहां से मुख पर लेती जाऊंगी। तो कहाँ है मेरा वह सुहाग कक्ष? कहाँ है मेरी वह विवाह की वेशभूषा? अपने भीतर से खटखट की एक शब्द से जाग कर मैंने देखा
कि मुझे लेकर 3 बालक अस्थि विद्या सीख रहे हैं। हृदय के बीच जहां सुख दुख वास करते और यौवन की पंखुड़ियां दिन प्रतिदिन एक एक कर प्रस्फुटित होती, वहीं वेद के संकेतों से किस अस्थि का क्या नाम है मास्टर जी सिखा रहे हैं। और वह जो अंतिम हंसी होठों पर मैंने प्रस्फुटित की थी, उसका चिन्ह क्या कोई देख पाया? कैसी लगी यह कहानी? मैंने कहा, कहानी तो बड़ी आनंदप्रद है। इतने में पहली बार एक कौवा बोला। मैंने पूछा, अभी रुकोगी क्या? कोई उत्तर नहीं। तभी कमरे में भोर के प्रकाश ने प्रवेश किया। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।